Once again welcome to my channel. In this video we will study about Van 't Hoff factor. बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहें। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर वो हमने सारे कवर अप कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है, अगर हम उसका एक बार शॉर्ट में इंट्रो लें तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन पढ़ा क्या होता है, फिर हम कंसंट्रेशन को किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा, वेपर प्रेशर क्या है, हेनरीज लॉ, रॉल्ड्स लॉ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो चारों हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, इस चैप्टर का सॉरी। तो अब हम इसको कवर अप करते हैं, उसके बाद ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको फर्दर और चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल ग्रो कर सके और मैं आपको फिर फर्दर चैप्टर्स की वीडियो भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। सो वैन 't हॉफ फैक्टर हमारा क्या था, ये क्यों आया, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बात किसकी की है, एबनॉर्मल मोलर मास की। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हम वहाँ पर पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि वो किस वजह से हो रहा था, या तो मॉलिक्यूल एसोसिएशन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा था, या फिर जो हमारा मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएशन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा था। तो अब कोई मॉलिक्यूल कितना एसोसिएशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उसके अंदर कितना डिसोसिएशन हो रहा है, ये फाइंड आउट करने के लिए जो वैन 't हॉफ साइंटिस्ट थे उन्होंने एक फैक्टर दिया, दैट इज़ वैन 't हॉफ फैक्टर आई, ठीक है। तो वैन 't हॉफ फैक्टर आई क्या होता है, टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ ए सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। मतलब कि कोई हमारा जो सॉल्यूट है उसमें कितना एसोसिएशन हुआ है, उसका कितना डिसोसिएशन हुआ है, उसको एक्सप्रेस हमारा क्या करता है, वैन 't हॉफ फैक्टर, दैट इज़ आई। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमारा ये 1 मार्क्स के अंदर या फिर 2 मार्क्स के अंदर वैन 't हॉफ फैक्टर से क्वेश्चन आते ही है। तो ये एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर सॉल्यूशन का। इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे सॉल्यूशन की, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर से हमारे जो है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी पहले से कवर अप करते हैं। तो वैन 't हॉफ फैक्टर आई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व, मतलब कि हमने कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को डिज़ोल्व किया था, अब उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि हमने 20 पार्टिकल्स लेकर के चले थे सॉल्यूट के, ठीक है। अब उसके अंदर क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन के बाद उसके नंबर क्या हो जाएंगे, 25। तो हम इसे क्या कर देंगे, लिख सकते हैं 25/50। या फिर अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है हम लेकर के चले सॉल्यूट पार्टिकल 50 नंबर्स में और उसने क्या प्रॉपर्टी शो करी, डिसोसिएशन की, तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एक्चुअली प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, कि अब कितने प्रेजेंट थे और आप कितने ले करके चले थे। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व आपने जितने करे थे, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा वैन 't हॉफ फैक्टर को। या फिर हम इसे और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व और नॉर्मल से समझ में आ रहा होगा, यानी कि अगर हम मॉलिक्यूल जो हम सॉल्यूट है अगर वो एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन कुछ नहीं शो कर रहा तो वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। बट अगर वो इस तरीके की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है तो उसके अंदर हमारी चेंजेस आएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। या फिर हम इसे और कैसे बोल सकते हैं, ऑब्जर्व मोलैरिटी अपॉन नॉर्मल मोलैरिटी, या फिर नॉर्मल मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट और ऑब्जर्व मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरीके से हम वैन 't हॉफ फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो वैन 't हॉफ फैक्टर आया क्यों, ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट है वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे थे कुछ सॉल्यूट, तो कितने अमाउंट में वो एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन शो कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वैन 't हॉफ फैक्टर आई। ये समझ में आ गया, फिर इसके फॉर्मूले समझ में आ गए। तो अब हमने क्या किया, हमने ये चारों इक्वेशंस हम पढ़ चुके हैं। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, अगर आपको याद है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी वो हमारी ये वाला था। इसके बाद ये हमारा कौन सा वाला है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करी। और ये हमारा कौन सा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो हमने क्या देखा कि ये सारी प्रॉपर्टीज से जो हमारी इक्वेशंस निकल के आई उसके अंदर हमने अब क्या ऐड कर दिया, और आई,
आई क्या है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। तो अगर पहले इक्वेशंस कैसी थी, बस ये था यहाँ पर, बस आई नहीं था, आई के अलावा बाकी सारी इक्वेशन पहले जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू फाइंड आउट करी वो सेम थी। अब हमने क्या करा, उसके अंदर ये फैक्टर आई को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये चारों इक्वेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर आपको ये वाली इक्वेशन याद हो, ये दोनों इक्वेशंस, तो इसके अंदर हमने मोलैरिटी को मतलब इसे खोलकर भी इसके फॉर्मूले ड्राइव करें तो उसमें से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। ये भी हमने पूरा ड्राइव करा था, ये किस तरीके से है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिलेटेड टू दैट। तो सिंपल अब क्या हुआ है, जो भी 4 इक्वेशंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की निकल के आई उसके अंदर हमने वेंट ऑफ फैक्टर आई को इंट्रोड्यूस कर दिया है सारी इक्वेशंस के अंदर। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं सी हमारा क्या है, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो अब देखो, आई थिंक विजिबल है, हाँ। तो फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अब वो हमारे सॉल्यूट जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि अगर आपको याद हो शुगर हमने पढ़ा था, ग्लूकोज, ये सारे हमारे कैसे होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब था कि ये आयनाइज नहीं होते, जिस फॉर्म के अंदर आप इसे डालोगे उसी फॉर्म में ही रहेंगे। समझ में आ रही है ये चीज़? ऐसे मैं ऐसे बता देती हूँ, देखो जैसे C6H12O6 है, ये आयनाइज नहीं होगा, लेकिन NaCl की अगर आप बात करो तो ये आयनाइज हो जाता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो ये NaCl हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। पर जो ये हमारा C6H12O6 ग्लूकोज जो हम पढ़ रहे हैं क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बोल रहा है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू क्या रहती है, 1। तो आप इसमें आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा इसके अंदर, इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप जो भी वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आई की वैल्यू हमारी क्या रहती है, 1। अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में भी अब वो 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ को शो कर सकता है, या तो वो एसोसिएशन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा होगा या फिर वो डिसोसिएशन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल हमारा NaCl कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, डिसोसिएशन की। और जो बेंजोइक एसिड हमने पढ़ा था जो किस फॉर्म में एक्सिस्ट करता है, डाइमर की फॉर्म में, किस वजह से, कौन सी बॉन्डिंग की हेल्प से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से। तो वो हमारा कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा था, एसोसिएशन की। तो ये 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। 1 मार्क्स के अंदर फिलिप्स MCQ इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरली, कि आपके लिए अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएशन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है तो आई की वैल्यू क्या होगी, अगर वो एसोसिएशन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है तो आई की वैल्यू क्या होगी। तो देखो आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 अगर हमारा सॉल्यूट पार्टिकल कैसा है, डिसोसिएशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो इफ ए सॉल्यूट पार्टिकल अंडरगो डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, तो आई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। और अगर हमारा सॉल्यूट की पार्टिकल्स जो हैं वो एसोसिएशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं तो आई की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू 1 के इक्वल रहेगी, अगर वो डिसोसिएशन शो कर रहा है तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और अगर वो एसोसिएशन शो कर रहा है तो आई की वैल्यू लेस देन 1। तो ये तीनों चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 4 जो इक्वेशंस हमने पढ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक इक्वेशन क्या है, किस तरीके से फॉर्म हुई है, ये सब हमने पीछे वाली वीडियोज़ के अंदर पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो ये आपका समझ में आ गया कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, क्यों हम इसे यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से हम इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो 2 एप्लीकेशंस हैं हमारे वेंट ऑफ फैक्टर के। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। ये जो हम साइन यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम वेंट ऑफ फैक्टर यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे को कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन को यूज़ करना है, को फाइंड आउट करना है, तो भी हम वेंट ऑफ फैक्टर यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो ये 2 चीज़ क्लियर है। अब ये क्या चीज़ है, इसको मैं किस तरीके से ये इक्वेशन फॉर्म हुई है इसको मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखो हम क्या लेकर के चले हैं, हम एक ए सॉल्यूट लेकर के चले हैं जो कि कैसा है, इलेक्ट्रोलिटिक है। क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रोलिटिक नहीं होता तो वो डिसोसिएट शो नहीं करता। तो हम एक हमारा जो वो है सॉल्यूट लेकर के चले हैं, वो कैसे सॉल्यूट लेकर के चले हैं, इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, तो ए हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट है। इसने डिसॉल्व होने के बाद क्या किया, n नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के अंदर ये डिसोसिएट हो गया। आ रही है ये चीज़ समझ में से, आप ऐसे भी समझ सकते हो। अगर ये इक्वेशन नहीं समझ में आई है मैं इसे यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पर देखो जैसे अगर हमने 50 पार्टिकल्स लेकर के चले हैं सॉल्यूट के, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट के, तो वो क्या करेगा, n नंबर ऑफ 50 पार्टिकल्स फॉर्म कर देगा। n नंबर ऑफ 50 पार्टिकल्स का क्या मतलब है
इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 पार्टिकल्स, क्योंकि अगर वो डिसोसिएशन शो कर रहा है तो अगर हम NaCl लेकर के चल रहे हैं 50 नंबर के अंदर, तो वो क्या करेगा 100 Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इस तरीके से। तो 50 ये हो जाएंगे हमारे Na और 50 हमारे क्या हो जाएंगे Cl नेगेटिव। तो टोटल हमारे क्या हो गए 100 पार्टिकल्स फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे ये यही चीज़ दिखा रहे हैं, A को रिप्रेजेंट करते हुआ हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, इसके हमने n नंबर ऑफ मोल्स लेकर के चल रहे हैं। तो इसने डिसोसिएशन के बाद क्या किया, n नंबर ऑफ A पार्टिकल्स फॉर्म करे। तो नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व, हमने कितने मोल्स डिजॉल्व करे, A के 1 मोल डिजॉल्व करा, ठीक है। तो पहले तो जब रिएक्शन हमारी स्टार्ट हुई होगी ये क्या होगा 0। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो हमने कुछ टाइम बाद डिजॉल्व करने के बाद उसने क्या प्रॉपर्टी शो करी, डिसोसिएशन की। तो यहाँ पर हमने देखा कि पूरे 1 मोल में से Na पार्टिकल्स जो है स्मॉल a, ठीक है, स्मॉल a हमारे क्या पार्टिकल्स हैं वो किस में हो गए, डिसोसिएट हो गए। यानी कि A नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है हमारे वो डिसोसिएट हो गए। तो बचे कितने, ये हमारे क्या हो गए 1 माइनस A अनडिसोसिएटेड, यानी कि सारे के सारे डिसोसिएट नहीं हुए, कुछ अमाउंट में इसका डिसोसिएट हुआ, कितने A अमाउंट में। तो हम इसे लिख सकते हैं कि टोटल हम कितने लेकर के चले थे 1, तो 1 माइनस जितने डिसोसिएट हुए हैं उसे हम लिख सकते हैं। तो ये कितने ये कौन से हमारे पार्टिकल्स हैं जो कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है। इतनी चीज़ समझ में आई। तो हमारे को ये पता है कि वेंट ऑफ फैक्टर हमारा क्या कहता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक्चुअली प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन और मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व। तो डिजॉल्व हमने कितने किए थे 1 मोल, यहाँ पे हमने लिख दिया। और एक्चुअली आप देखो कितने प्रेजेंट हैं, ये तो हमारे अनडिसोसिएटेड वाले और ये हमारे डिसोसिएटेड वाले। तो अनडिसोसिएटेड सॉल्यूट और डिसोसिएटेड सॉल्यूट दोनों को हम प्लस करके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बस वही चीज़ की है, यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर ये पूरा फॉर्मूला हमारा होता ही है। यहाँ पे हमने दिस और अपॉन में कितने मोल्स हम लेकर के चले थे 1 मोल लेकर के चले थे, तो हमने इसे इस तरीके से लिख दिया है। फिर हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है और हमारे पास क्या आ गया है अल्फा, दैट इज I-1, और I हमारा ये क्या है वेंट ऑफ फैक्टर, और N-1, और A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, आई थिंक विजिबल है आपको अच्छे से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर -1 और N नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमारे थे -1, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो हम यहाँ पे n नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के लेकर के चल रहे हैं, यानी कि n मोल्स ऑफ A, और ये एसोसिएट क्या करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, AN। A यहाँ पे हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, अल्फ़ा इज़ फॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। वहाँ पे हम वो किसके लिए यूज़ कर रहे थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, ठीक है। तो हम n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A पार्टिकल के लेकर के चल रहे हैं। डिजॉल्व होने के बाद उन्होंने क्या किया, एसोसिएशन शो कर लिया और AN नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हमने A के डिसॉल्व करे थे 1 मोल। तो स्टार्टिंग में तो एसोसिएशन नहीं हुआ होगा, तो ये 0 होगा। इसके बाद अब ये आपको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर नहीं हो पाएगा, मैं इसे लिख करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो इस तरीके से थी, ये इक्विलिब्रियम में था AN, ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। अब हम कितने मोल लेकर के चले हैं, A के 1 मोल लेकर के चले हैं। तो अब ये क्या करेगा, अल्फ़ा हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखो, इसे आप किस तरीके से लिख सकते हो कि A के नंबर ऑफ मोल्स ने क्या करा, एसोसिएशन की प्रॉपर्टी को शो किया होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A जो कि एसोसिएट नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पर भी आपने डिसोसिएशन में देखा था कि सारे डिसोसिएट नहीं हो रहे थे, कुछ अमाउंट में डिसोसिएट हो रहे थे। इसी तरीके से एसोसिएशन में भी सारे पार्टिकल्स एसोसिएट नहीं हो रहे, कुछ पार्टिकल्स जो है लेफ्ट रह रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A लेफ्ट अनएसोसिएटेड, ठीक है। तो अनएसोसिएटेड कितने होंगे, हम लेकर के कितने चले थे 1 मोल। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर इतने हमारे एसोसिएट हो रहे हैं तो 1 माइनस दिस, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो एक चीज़ कि अब नंबर ऑफ मोल्स, एक थिंग विजिबल नहीं है, मैं इसे लिखती हूँ दोबारा से। नंबर ऑफ मोल्स हमारे ऑफ AN यानी कि कितने हमारे एसोसिएट हुए, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं A/N, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अब कितने प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस A जो कि हमारे अनएसोसिएटेड रह गए, प्लस नंबर ऑफ मोल्स जो कि एसोसिएट हुए हैं। तो हम इसे ये किसके बराबर है हमारा A/N, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें पता है जो हमारा I है वेंट ऑफ फैक्टर, वो हमारा क्या है
मॉलिकुलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मॉलिकुलर मास ऑब्जर्व जो हमने किया इस, या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन, नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन, यानी कि आप कितने प्रेजेंट हैं और जितने हम ले करके चले थे। ठीक है, सो आई हमारा क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर मॉलिकुलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मॉलिकुलर मास ऑब्जर्व और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसे लिखते हैं तो हमने अभी अभी ये फाइंड आउट किया है, इसे इस तरीके से लिख लें। और कितने हम नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे हमारे 1। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं वेंट ऑफ फैक्टर हमारा मॉलिकुलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मॉलिकुलर मास ऑब्जर्व। ठीक है, आई थिंक विजिबल है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस मॉलिकुलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मॉलिकुलर मास ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू ए माइनस ए अपॉन एन। आई थिंक इतना क्लियर है। अब यहाँ पर हमारा देखो ये ऊपर चला जाएगा, तो इससे जस्ट हम इसे सॉल्व आउट कर रहे हैं, मॉलिकुलर मास ऑब्जर्व अपॉन मॉलिकुलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मॉलिकुलर मास ऑब्जर्व, इतना क्लियर है। इसके बाद हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं, लाइक दैट। यहाँ पे हमने इसे कॉमन ले लिया। तो अब इस वाली इक्वेशन को, अब फिर से ये एन है तो ये यहाँ पे इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, आई थिंक इसे रब कर देती हूँ। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर n है तो ये दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए n माइनस 1 अपॉन n, इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट इसको एक साथ रीअरेंज करना है। तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमारा कितना निकल के आया, अल्फ़ा, जो अभी हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे इसे। ठीक है, मॉलिकुलर मास ऑब्जर्व, मॉलिकुलर मास कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास, आई थिंक दिख रहा है ना, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड n माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमने पढ़ लिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ लिया, वेंट फैक्टर क्या होता है वो हमने पढ़ लिया, उसका यूज़ क्या है वो हमने पढ़ लिया, फिर हमने सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसे हमने कैसे इंट्रोड्यूस किया है वो डिस्कस कर लिया। वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक के लिए, अगर वो एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो यहाँ से आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। अब बस हमारे को इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सजेशन को आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो कैसी लग रही है उसे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसको मैं सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशंस के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड थैंक यू।